हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 क्लास का चैप्टर 4 जो क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बेसिक। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, यानी जो सूचनाएं होती है, सूचनाओं को एकत्रित करके उनको सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करना ही आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें एक चित्र आलेख। एक चित्र आलेख, ठीक है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। यहां पर क्या किया गया है कि चित्र के द्वारा आंकड़ों को निरूपित किया गया है इस आलेख में। ठीक है, जिस आलेख में चित्रों के द्वारा आंकड़ों का निरूपण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, चित्र आलेख बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कार का एक चित्र दिया हुआ है, यानी चित्र से इस आलेख में आंकड़ों को निरूपित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस आलेख को। ये क्या है, एक कार है, 100 कार, मतलब जो एक कार है वो किसके बराबर है, 100 कार के। मान रखा है, संकेत दे रखा है, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है, मतलब जो एक कार है वो 100 कारों को प्रदर्शित करती है। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये है जुलाई का महीना, जुलाई है, तो जुलाई में कितनी कारें हैं यहाँ पर, 1 2 और ये आधी कार है, आधी है, आधी कार कटी हुई है, तो ये कितनी होगी, एक कार किसके बराबर होगी, 100 कारों के बराबर होगी, और ये दूसरी भी 100 कारों के बराबर, और ये क्या है, हाफ है, कटी हुई है बीच में से, यानी आधी कार है, तो ये कितनी होगी, पूरी 100 है तो ये आधी है, तो कितनी होगी, 50 होगी। तो ये कितनी हो गई, 100 और 100 200 और 50, यानी 250 हो गई। ये जो आधी कार है 100 को 1/2 व्यक्त करता है, मतलब ये 100 की आधी होगी, आधी कार जो है। ठीक है, अब ये अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में कितनी कारें दे रखी है, ये 100, एक कार कितनी कारों के बराबर है, 100 कार के बराबर है, तो कितनी हो गई, 3 कारें, 100 200 और 300, 300 हो गया। अब है सितंबर, तो सितंबर के महीने में ये कितनी कारें हैं, 1 है, 2 3 4, तो कितनी कार हो गई, यहाँ पर 4 कार हो गई, तो कितना आएगा, यहाँ पर 400 आएगा। 4 कारें हो गई, एक कार 100 को निरूपित करती है। ओके, तो इस प्रकार का ये जो आलेख है ये क्या है, चित्र आलेख है, यानी चित्र के द्वारा यहाँ आंकड़ों को निरूपित किया गया है। चलिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हमें किस में से देना है, ये जो टेबल दे रखी है हमें, ठीक है, इस टेबल में से ही हमें इसका उत्तर बताना है। तो ये क्या, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, तो जुलाई का महीना कौन सा है, ये रहा, जुलाई की कारों, जुलाई के महीने में कारों का कितना उत्पादन हुआ, तो कितना हुआ, एक कार ये है, एक ये और ये आधी है, तो मतलब कितना हो गया, 250 हो गया। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि 250 कारों का उत्पादन हुआ। ओके, दे सकते हो आप इस प्रकार उत्तर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। अब हमें क्या दे रखा है कि किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। पहले तो ये कितनी कारें हैं यहाँ पर, ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है, यानी आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कितना कारों का कितना उत्पादन हुआ है, यहाँ पर हमें दे नहीं रखा है, हमें खुद से लिखना है। ठीक है, तो कितनी कारें हैं, एक कार 100 कारों के बराबर है, तो 100 200 300 और 400, तो यहाँ पर कितना आएगा, 400 आएगा। ओके, तो किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ, किस महीने में हुआ, सबसे अधिक कहाँ है, ये तो 250 है, ये 300 और ये कितनी है, 400 कारें हैं, तो सबसे अधिक कौन सी है, यही है सबसे अधिक, कौन से महीने में, सितंबर के महीने में। तो उत्तर क्या लिखोगे आप, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ, तो आप लिखोगे सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में। ठीक है, सितंबर के महीने में ही सबसे अधिक कारों का उत्पादन हुआ है। तो ये होते हैं आंकड़े, और ये क्या है, चित्र आलेख है, यानी चित्र से आंकड़ों को निरूपित किया गया है आलेख में। ओके,
अब दूसरा क्या है, एक दंड आलेख। एक दंड आलेख क्या होता है कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयां ऊंचाइयां क्रम से उनके मानों के समानुपाती होती है। मतलब कि ये क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए ये जो चौड़ाई है इसकी दंडों की, ये क्या है, सभी की बराबर है ये चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाइयां सभी दंडों की क्या है, बराबर है। और जो इनकी ऊंचाई है, लंबाई यानी ये लंबाई या ऊंचाई बोलो आप इसको, ये क्या होती है, जो सूचना दी गई या विद्यार्थियों की संख्या दी गई है हमें ग्राफ में, तो उसके हिसाब से होगी ऊंचाइयां। चौड़ाई सभी की समान होगी, एक दंड जो आलेख होगा उसमें आलेखों की ये जो चौड़ाई होगी ये क्या होगी, समान होगी। और जो लंबाई होगी वो क्या होगी, क्रम से उनके मानों के समानुपाती होती है, जो हमें यहाँ पर मान दिए जाते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ में, इस आलेख में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। ये जो है ऊपर की तरफ ऊंचाई है, ये क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, शैक्षिक वर्ष दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमें दंड आलेख दे दिया, तो मतलब 2003 से 2004 में ये तो क्या हो गया, वर्ष हो गया। मतलब 2003 से 2004 वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी थी, 100। आया समझ में, यानी यहाँ पर हमें शैक्षिक वर्ष दे रखा है। तो जो 2003 से 2004 में ये क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है। तो इस वर्ष में जो 2003 और 2004 के वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 100। ओके, और उसके बाद फिर 2004 से 2005 में ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो 2004 से 2005 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ गई, 200 हो गई। तो इसके हिसाब से मतलब लंबाइयां इन मानों के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई जो है दंड आलेख की वो क्या है, समान है। ओके, नंबर 3 ये क्या है, 2005 से 2006, मतलब 2005 से 2006 के वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 250। कितनी है ये, 250 है। ठीक है, अब 2006 से 2007 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, मतलब ये बिल्कुल किसके सीध में, 300 के, तो कितनी हो गई, 300 हो गई। उसके बाद है सन 2007 से 2008 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी हो गई, 350 हो गई। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी जो कक्षा 8 के विद्यार्थी है उनकी जो वर्षों में कि वर्ष में, अगले वर्ष में उनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये हमें इस आलेख के द्वारा यहाँ पर निरूपित किया गया है। ओके, तो यानी पहली साल में यहाँ पर इतने विद्यार्थी थे, दूसरी साल में यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों में इतनी बढ़ोतरी हुई, तीसरी साल में इतनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसके हिसाब से हमें ये आलेख दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक दंड आलेख बोलते हैं, एक दंड आलेख। इसमें एक ही दंड दिया गया है तो इसको बोलते हैं एक दंड आलेख। ओके, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, ये है इसका पहला क्वेश्चन, हमें इसका आंसर देना है इस आलेख के द्वारा। ओके, तो चलिए करते हैं, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। अब हमें बताना है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, इस दंड आलेख द्वारा हमें क्या सूचना दी गई है। तो इस आलेख में हमें क्या दिया गया है कि वर्षों के हिसाब से कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। हमें यही बताया गया है, वर्षों के हिसाब से कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, यानी किस वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, फिर अगले वर्ष में इतनी हो गई, फिर अगले वर्ष में इतनी हो गई, यही दिया गया है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे कि वर्षों के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। अब ये हमें इस आलेख में देखकर बताना है
क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो सबसे जो लंबा आपको आलेख, दंड आलेख कौन सा दिख रहा है, सबसे लंबा दंड, ये क्या है 350, ये सबसे लंबा है। और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो मतलब इसकी जितनी भी ऊंचाई अधिक होगी, विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो ये क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है, जो ऊंचाई है ये क्या है, इनकी संख्या है, और जो ये नीचे ये क्या है, वर्ष है। तो हमें बताना है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक लंबा दंड कौन सा है, ये वाला। तो मतलब ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये सबसे अधिक संख्या है, 350 सबसे अधिक है, बाकी तो सब छोटे हैं। ये 300 हो गए, ये 350, 200, 100, तो मतलब ये 350 है। तो ये क्या है, यहाँ पर इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो ये कौन सा वर्ष है, आप नीचे देख लो, 2007 और 2008 है। तो आप क्या लिखोगे कि 2007 व 8 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, आगे आप लिख देना, ठीक है। 2007 और 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, क्योंकि ये दंड क्या है, सबसे अधिक ऊंचा है, तो मतलब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। इस प्रकार हमें क्वेश्चनों के आंसर देना है खाली आलेख द्वारा। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। सेम ही क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो कौन से वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, यही तो है। तो आप क्या लिखोगे, 2007 से 2008 में, 2007 और 2008 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, या फिर लिख दो विद्यार्थियों की संख्या 350 है। ओके, ये सेम ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005 व 2006 में विद्यार्थियों की संख्या, 2005 व 2006 कौन सा है, ये वाला है। 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 2004, ये है 2003 और 2004 की संख्या की दुगनी है। मतलब 2005 और 2006 की ये जो है विद्यार्थियों की संख्या, ये मतलब 2003 और 2004 से दुगनी है, ये दे रखा है। अब ये कथन सत्य है या असत्य, हमें ये बताना है। तो आप लोग नोट कर सकते हो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2003 और 2004 में विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है, 100 है। और इसकी तुलना में 2005 और 2006 जो 6 का जो दंड आलेख है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 250 है। तो ये तो दुगनी हो गई, ठीक है, ये 100 ही है और ये कितनी है, 250 है, तो 150 अधिक हो गई इससे। तो आप क्या लिखोगे, ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 2003 और 2004 की संख्या की दुगनी है। आ रहा है समझ में। तो आप क्या लिखोगे, ये कथन क्या है, सत्य है। तो आप लिखोगे यह कथन सत्य है। तो ये होता है एक दंड आलेख, ठीक है। तीसरा क्या है, द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख क्या होता है, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख। यानी आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ एक ही आलेख में दर्शाने वाला जो दंड होता है वो क्या होता है, द्विदंड आलेख कहलाता है, ठीक है। ये जो हमें आलेख दिया गया है, इस आलेख में क्या दे रखा है, एक साथ दो सूचनाओं को निरूपित किया गया है। यानी एक ही आलेख में दो समूहों को एक साथ दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये जो आलेख है इसको क्या बोलेंगे हम, द्विदंड आलेख बोलेंगे। ओके, अब इसमें ये आलेख हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दी गई है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ये जो ऊंचाई है इस तरफ क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं हमें, ठीक है। और ये हमें दे रखे हैं सब्जेक्ट अलग अलग। ओके, ये क्या है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, और ये विज्ञान है, ये अंग्रेजी है, और ये हिंदी है। ओके, और ये क्या है, ये जो बॉक्स आपको बिल्कुल खाली बॉक्स दिख रहा है, ये किसको प्रदर्शित करता है, कौन से वर्ष की सूचना को प्रदर्शित करता है, 2005 से 2006 के बीच की सूचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो छायांकित दंड है ये किसको प्रदर्शित करता है, 2006 और 2007 के वर्ष की जो सूचना है उसको प्रदर्शित करता है। मतलब एक ही दंड में दो सूचनाएं एक साथ इस दंड में प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो जो गणित है
अब हमें क्या दे रखा है, ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है, गणित के सब्जेक्ट का दंड है, ठीक है। तो मतलब ये जो बिल्कुल व्हाइट कलर का है ये तो कौन से वर्ष की सूचना है, 2005 से 2006 के वर्ष की, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कौन सा है, गणित है। तो गणित में, और ये क्या है, एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। मतलब कौन से सब्जेक्ट में विद्यार्थियों ने, मतलब 2005 और 2006 में कितने अंक प्राप्त किए और 2006 और 2007 में उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, यानी बच्चों की कितनी प्रोग्रेस रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट रहा है, कौन से में उसके अंकों की बढ़ोतरी हुई है, कौन से वर्ष में उनके अंकों में गिरावट आई है, ये हमें बताया गया है एक ही आलेख में। ओके, तो जो गणित सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें ये जो व्हाइट कलर का है, बिल्कुल व्हाइट, ये क्या है, 2005 और 2006 की सूचना है। ओके, तो 2005 से 2006 के वर्ष में गणित में कितने अंक प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए गणित के सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो छायांकित दंड है ये क्या है, 2006 से 2007 के वर्ष की सूचना को प्रदर्शित करता है। तो गणित के सब्जेक्ट में 2006 से 2007 के वर्ष में बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, 60। ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो इसका मतलब कि इसमें 2 वर्षों की सूचनाएं दी गई है कि उन्होंने, बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस की अगले वर्ष में। तो 2005 से 2006 में क्या थी, गणित में 30 अंक प्राप्त किए, और फिर 2006 से 2007 में बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पर 60 अंक प्राप्त किए एक विद्यार्थी ने, ठीक है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में ये कौन सा दंड हो गया, कौन से वर्ष का, 2005 और 6 का, ठीक है। तो 2005 और 6 में सामाजिक विज्ञान में बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब 2006 और 7 के वर्ष में उसी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 55 अंक प्राप्त किए, बिल्कुल इनके बीचों बीच है ये, ठीक है। तो कितने अंक प्राप्त किए, 55 अंक प्राप्त किए। अब विज्ञान की बात करें हम, तो विज्ञान में ये कौन सा वर्ष है, 2005 से 2006 है, ठीक है। तो विज्ञान में 2005 और 6 के वर्ष में किसी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, इसके बिल्कुल सीध में कितने हैं, 40 है, 40 अंक प्राप्त किए। उसी विद्यार्थी ने 2006 और 7 वर्ष में, 2006 से 7 वर्ष में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 45 अंक प्राप्त किए। आ रहा है समझ में। अब अंग्रेजी में किसी विद्यार्थी ने 2005 और 6 में कितने अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त किए, ये बिल्कुल 50 के सीध में है, ठीक है। और अंग्रेजी में उसने 2006 और 7 में उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, 2006 और 7 में, तो ये किसके सीध में है, बिल्कुल 45 के ही सीध में है, ठीक है। ये 50 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। अब हिंदी में ये कौन से वर्ष को निरूपित करता है, 2005 और 2006 में, ठीक है। तो हिंदी में किसी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 60 अंक। ये दंड किसके बराबर है, यहाँ ऊंचाई में 60 के बराबर है। तो मतलब हिंदी में 2005 और 6 में एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगले सन में फिर ये जो छायांकित भाग है ये किसको निरूपित करता है, कौन से वर्ष को, 2006 और 7 को। उसी विद्यार्थी ने 2006 और 7 में कितने अंक प्राप्त किए, 60 ही अंक प्राप्त किए, मतलब उसने बराबर अंक प्राप्त किए हैं दोनों वर्षों में। तो आ रहा है समझ में, ये क्या होता है, द्विदंड आलेख होता है, यानी दो सूचनाओं को एक ही ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है एक साथ, ठीक है। तो ये जो दंड है इसके आलेख किस प्रकार के हैं, इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, ये इसका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप लोग इस आलेख से ही हमें इसके आंसर देने हैं क्वेश्चन के, ठीक है। इस दंड को अच्छे से समझना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, क्या सूचना दी गई है हमें, इस द्विदंड आलेख द्वारा हमें क्या सूचना दी गई है। तो हमें क्या सूचना दी गई है, हमें सूचना दी गई है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए सन 2005 और 6, यानी सन 2005 और 6 व सन 2006 और 7 में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बारे में बताया गया है, यही सूचना दी गई है। तो आप लोग लिख सकते हो
कि सन 2005-6 कि बस 2005-6 और वह 2006-7 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचना दी गई है। ये आप लोग आगे लिख देना, ठीक है, यही सूचना दी गई है हमें इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। मतलब बच्चों ने ज्यादा प्रोग्रेस कौन से सब्जेक्ट में की है, ठीक है, यानी किस वर्ष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, किस वर्ष में। तो किस वर्ष में सबसे अधिक सुधार हुआ है, ये जो गणित है इसमें 2005 और 6 वर्ष में तो कितने अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने, 30 अंक। और फिर 2006 और 7 में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या बताना है कि किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो कौन से विषय में हुआ है, गणित में। आ रहा है समझ में, ग्राफ से पता चल रहा है हमें कि गणित का जो ये जो ग्राफ है इसका दंड है, इसमें 2005 और 6 में तो गिरावट थी, यानी 30 अंक प्राप्त किए थे विद्यार्थी ने। और फिर उसी विद्यार्थी ने 2006-7 में कितने अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए, मतलब इतनी प्रोग्रेस की है उसने, ठीक है। बाकी 60 नहीं है यहाँ पर, तो बराबर है, ये तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो बढ़ोतरी कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है सबसे अधिक 60 की, 60 अंक प्राप्त किए हैं तो गणित में, तो आप लिखोगे गणित। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। मतलब पहले तो बढ़ोतरी थी फिर गिरावट आ गई। तो 2005 और 6 में क्या थी, बढ़ोतरी थी, और मतलब 2006 और 7 में क्या हो गई, गिरावट हो गई उसके अंकों में। तो कौन सा ऐसा है जिसका पहला दंड तो क्या है, बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो ये रहा। सभी में क्या है, इसमें पहले गिरावट फिर बढ़ोतरी, पहले गिरावट फिर बढ़ोतरी, पहले गिरावट थी उसके बाद बढ़ोतरी, मतलब इतनी प्रोग्रेस की बच्चों ने। अंग्रेजी में क्या है, पहले तो 50 अंक प्राप्त किए, उसके बाद अगले सन में गिरावट आ गई, मतलब उसने 45 ही अंक प्राप्त किए। तो इसका उत्तर क्या हुआ, किस वर्ष में प्रदर्शन में गिरावट आई, किस विषय में। तो कौन से विषय में गिरावट आई है, अंग्रेजी में। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे, अंग्रेजी। ये हो गया अंग्रेजी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। मतलब कोई गिरावट नहीं आई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जो 2005 और 6 में था वही 2006 और 7 में है, दोनों क्या है, बराबर है। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो कौन से विषय में समान रहा है। ऐसा कौन सा दंड आपको दिखाई दे रहा है जिसके दोनों ही दंड बराबर हो, कौन से सन में, कौन से सब्जेक्ट में है। तो हिंदी में क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, हिंदी। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हो गया जिसमें प्रदर्शन समान रहा, तो हिंदी, तो ये हिंदी लिख दो। आया समझ में, ये होता है द्विदंड आलेख, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक विभिन्नता के साथ दंड। अब एक विभिन्नता के साथ दंड कौन सा होता है। अब दंड ये भी है और दंड वो भी था जो पीछे हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो दंड ये कैसा दंड है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, यानी इनके जो ये बॉक्स है बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके बीच गैप नहीं है। जो पीछे हमने जिन दंडों को पढ़ा है उनके बीच में क्या था, गैप था, तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इस प्रकार के जो दंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक विभिन्नता के साथ दंड, ठीक है। तो 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकृत बारंबारता बटन पर पुनः विचार करें। अब जो ये होता है एक विभिन्नता के साथ दंड होता है, तो ये दंड कब बनेगा, जब ये जो वर्ग अंतराल होता है ये क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत मतलब 0 से 10, यहाँ पर 10 पर खत्म होता है तो यहाँ 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 10 से 20, यहाँ पर 20 पर खत्म होता है तो यहाँ 20 से ही स्टार्ट होना चाहिए। मतलब वर्ग अंतराल इस प्रकार का होगा तभी ये एक भिन्नता के साथ दंड बनेगा, ओके। तो 0 वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया और ये क्या हो गई, बारंबारता हो गई। आ रहा है समझ में। अब इसका दंड कैसे बनेगा, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, तो 0 से 10, ये रहा 0 से 10, ये क्या दे रखे हमें, 60 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकरण बारंबारता बटन पर पुनः विचार करें। ये तो दे रखे विद्यार्थियों के प्राप्त अंक, ठीक है, और ये क्या दे रखे हमें, बारंबारता।
तो वर्ग अंतराल है ये, ठीक है। तो 0 से 10 बारंबारता कितनी है 2, तो 0 से 10 के बीच ये रहा 2, आया समझ में। 0 से 10 के बीच कितना है 2। अगला है 10 से 20, तो 10 से 20 बारंबारता कितनी है 10, तो ये रही 10। तीसरा 20 से 30, 20 से 30 बारंबारता कितनी है 21, तो 20 से 30। अब इसकी बिल्कुल सीध में हमें कितना बढ़ना है 21 तक, ओके। अगला है 30 से 40 और बारंबारता है 19, 30 से 40 की बारंबारता कितनी है 19, मतलब 19 तक बढ़ना है हमें, ठीक है। अगला है 50, 40 से 50 बारंबारता 7, तो 40 से 50 बारंबारता कितनी है 7, तो हमें 7 तक बढ़ना है, ठीक है। 6 और 8 के बीच ये क्या हो गया 7। और लास्ट है 50 से 60, तो ये है 50 से 60 कितना बढ़ना है, बारंबारता कितनी है 1 है, तो ये हो गया। तो ये जो आलेख होता है इसको क्या बोलते हैं, एक भिन्नता के साथ दंड, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता, तो आ रहा है समझ में, इसको बोलते हैं एक भिन्नता के साथ दंड। और ये दंड बनाने के लिए जो वर्ग अंतराल है ये सतत होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का होना चाहिए वर्ग अंतराल, ओके। अब हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन, मतलब आंकड़ों को एकत्रित कैसे करें, ठीक है। अब हमें यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, फिर गणित, कला, अंग्रेजी, तो मतलब कितने बच्चों का इंटरेस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट अधिक है, इनको हमें अलग अलग आंकड़ों को क्या करना होता है, संगठित करना होता है, एकत्रित करना होता है। तो इनके लिए हमें क्या करना हो, ये तो क्या हो गया विषय, ये टेबल दी गई है हमें, ये हो गया मिलान चिन्ह, ये क्या विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कितने बच्चे कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ अलग अलग विषय दे दिए, कला, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ पर हो गई विद्यार्थियों की संख्या, और ये क्या हो गई कला, तो मतलब कला में कितने विद्यार्थियों का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कला में कितने विद्यार्थियों का इंटरेस्ट है, 7 विद्यार्थियों का इंटरेस्ट है, ठीक है। और गणित में कितने विद्यार्थियों का, ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो गणित के सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थियों का इंटरेस्ट है, 5 विद्यार्थियों को इंटरेस्ट है, ठीक है। विज्ञान में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 6 बच्चों को। इसी प्रकार अंग्रेजी में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 4 बच्चों को। तो ये क्या किया गया, यहाँ पर आंकड़ों को एकत्रित किया गया, यानी संगठित किया गया है, कि जो जैसे कोई क्लास में बहुत सारे बच्चे, ठीक है, अब उनको बोल दिया कि जिनको कला में इंटरेस्ट है वो एक तरफ हो जाओ, ठीक है, और जिन बच्चों को गणित में इंटरेस्ट है वो एक तरफ, और जिन बच्चों को विज्ञान में इंटरेस्ट है वो एक तरफ, और जिन बच्चों को अंग्रेजी में इंटरेस्ट है वो एक तरफ हो जाओ। तो क्या हो गए, अलग अलग इकट्ठे हो गए, यानी कला में फिर कितने बच्चों को इंटरेस्ट हो गया, 7 बच्चों को। तो इतने ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको कला में इंटरेस्ट है, कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। तो मतलब अलग अलग बच्चों को एकत्रित कर दिया गया, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जिन बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार आंकड़ों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया, संगठित किया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट दे दिए। तो कला यानी कला कितनी बार है, 7 बार, 7 विद्यार्थियों को कला में इंटरेस्ट है। तो आप लोग कला देखना कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये कितना है 7। तो इस प्रकार मतलब अलग अलग करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चों को मतलब जिस बच्चों को कला में जितने बच्चों को इंटरेस्ट है उनको एक साइड ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आंकड़ों को एकत्रित यानी संगठित किया जाता है इस प्रकार आंकड़ों को। तो कला में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 7 बच्चों को। अब मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह को हम कैसे निरूपित करते हैं, जैसे ये मिलान चिन्ह जो होता है ये क्या होता है, 5-5 का बंडल होता है। अब यहाँ पर कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 7 विद्यार्थियों की संख्या है, ये है मिलान चिन्ह। तो 7 विद्यार्थियों की संख्या है, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या होता है, 5 का एक बंडल होता है। तो 1 2 3 ये हो गया 4 और फिर 5 इस प्रकार का, तो ये क्या हो गया, 5 का एक बंडल हो गया। अब 7 विद्यार्थी है तो 2 लाइन फिर से खींच दो, तो कितना हो गया 7। अब 10 होगा तो फिर एक बंडल हो जाएगा 5 का। और फिर अगला है गणित, गणित में कितने विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थियों की, 5 है। तो अब देखना गणित 1 2 3 4
और 5, 5 बार है गणित। तो मतलब गणित में क्या है, 5 विद्यार्थियों का इंटरेस्ट है। तो 5 है तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1 2 3 4 और फिर 5, 5 का एक ही बंडल है। आ रहा है समझ में? तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, ये 4 लाइन खींच दी फिर एक क्रॉस, यानी 5 का एक बंडल बन गया यहाँ पर। 5 5 का मिलान चिन्ह में क्या होता है, 5 5 का एक बंडल होता है। ओके, फिर है विज्ञान। तो विज्ञान में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 6 बच्चों को। तो देखना विज्ञान 1 2 3 फिर 4 5 और 6, हो गए 6। तो ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या 6। और इसको लिखेंगे कैसे, ये 5 का एक बंडल हो गया, उसके बाद एक 6 आ गया। 5 का एक बंडल, 1 2 3 4 और 5 और एक लाइन हो गई 6। आ रहा है समझ में? ये होता है मिलान चिन्ह है। अब है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 4 बच्चों को इंटरेस्ट है। तो अंग्रेजी 1 2 3 और 4, हो गया पूरा कंप्लीट। तो अंग्रेजी में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है, 4 बच्चों को। तो उसके लिए मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 और 4। मतलब इसमें 5 कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक बंडल 4 है तो 4 लाइनें खींच दी खाली। ठीक है, तो ये होता है आंकड़ों का संगठन करना। ओके, अब है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दे दी, ठीक है, और यहाँ पर ये टेबल दे दी, इसमें क्या किया गया है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो मतलब वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है कि संख्याओं का, जैसे इसमें 100 तक संख्याएं हैं तो हमने 0 से 10 तक की संख्याओं को अलग ले लिया, 10 से 20 तक की संख्याओं को अलग ले लिया, मतलब इनका अलग अलग हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये जो टेबल दी गई है हमें, यहाँ इस टेबल में क्या किया गया है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। ये जो संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ये क्या हो गया, समूह है। तो अलग अलग समूह बना लिए संख्याओं के। ठीक है, यानी 0 से 10 तक का अलग समूह बना लिया, फिर 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का, 50 से 60 का। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, ये क्या है, 0 से 10 फिर 10 से 20। अब आप लोग सोचोगे कि ये 0 से 10 तक अलग कर लिया, फिर क्या 11 से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, 0 से यहाँ पहला जो वर्ग अंतराल है, समूह है, इसमें 0 से 9 तक की संख्याओं को गिना जाता है। ठीक है, 10 से 20 तक अगले समूह में होगी। ठीक है, फिर है मिलान चिन्ह, ये होगी बारंबारता। तो मतलब 0 से 10 तक की संख्याओं की बारंबारता, ये क्या हो गई, बारंबारता हो गई। तो ये समूह क्या है, 0 से 10, तो मतलब इन संख्याओं में 0 से 10 के बीच, 10 से नीचे मतलब, ठीक है, 10 से कम, तो 0 से 9 तक की संख्याएं कितनी बार है, 2 है। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्याओं की बारंबारता, तो ये संख्याएं कितनी है, 2 ही संख्याएं हैं जो कि 10 से कम है। एक तो ये रही और एक ये रही 5। ये संख्याएं क्या है, 10 से कम है, तो कितनी बार है, 2 बार। मिलान चिन्ह आप लोग जानते होंगे, 5 का होते ही एक बंडल बनता है 5 का, तो मिलान चिन्ह में 2 है तो ये 2 बार हो गया। अब 10 से 20, तो मतलब 10 से 20 तक की संख्याएं कितनी होगी, 10 से 20, तो 10 से 20 तक की संख्याएं आप लोग इसमें काउंटिंग कर लेना। 10 से 20 तक की संख्याएं होगी यहाँ पर 10, उनकी बारंबारता कितनी होगी, 10। तो 10 का मिलान चिन्ह आप कैसे लिखोगे, 10 है तो 5 5 के 2 बंडल हो गए। ओके, फिर 20 से 30, तो मतलब 20 से 30 के बीच की संख्याएं कितनी होगी, यहाँ पर 21 होगी। ठीक है, यानी 20 से 30 की संख्याएं कितनी होगी, 21 होगी। तो यहाँ पर कितने बंडल हो गए, 20 के 4 बंडल हो गए, 5 10 15 और 20, उसके बाद 1 21। 30 से 40 के बीच की संख्याएं कितनी होगी, 0 से यहाँ हमें 9 तक लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें लेना है 9 से 19 तक, तो 10 से 20 तक की संख्याएं, तो 20 से जितनी भी कम हो उन सभी को लेना है। ओके, तो इस प्रकार ये क्या किया गया है, यहाँ पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार आप लोग आंकड़ों का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हो। ओके, अब इस आलेख में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अध्यापकों की संख्या दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दी गई है, आयु दी गई है वर्षों में।
तो ये क्या है, एक आलेख है, ठीक है। अब ये किस प्रकार का आलेख है, एक भिन्नता के साथ आलेख है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं है बीच में कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है। अब इसके बीच में कोई रिक्तता नहीं है, मतलब समान चौड़ाई वाले दंड है सभी, और इनके बीच में किसी भी प्रकार की रिक्तता नहीं है, कोई गैप नहीं है, ओके। दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है। दंड की जो लंबाई है ये क्या दर्शाती है कि विशिष्ट दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है, और यही उस वर्ग की बारंबारता है, ओके। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि परिसर को समान अंतरालों में विभाजित किया गया है, समान अंतरालों में विभाजित किया गया है, मतलब जो इनका अंतराल है, वर्ग अंतराल, वो क्या है, समान है, ठीक है। और इसकी जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है यहाँ पर, ये किसको निरूपित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है यहाँ पर स्टार्ट होते ही ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है एक्स एक्स के अनुदिश, तो आप लोग समझ जाना कि इसका मतलब क्या है कि इस रेखा को हमने जहाँ से हमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी हमें 10 तक की संख्या की ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको 10 तक खींच लिया और 10 के बाद इसको स्टार्ट कर दिया, तो मतलब जितनी संख्या हमें नहीं चाहिए उसको हमने खींच दिया इस तरफ। तो ये जो निशान है ये क्या प्रदर्शित करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्षैतिज एक्स के अनुदिश यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, यानी ये 20 से स्टार्ट कर दिया, मतलब 0 से 20 तक की संख्या को हम प्रदर्शित ही नहीं करना चाहते, हमें जरूरत ही नहीं है 0 से 20 तक की संख्या की, तो मतलब इसको हमने यहाँ से पकड़ा और यूं खींच दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसको प्रदर्शित करता है, जिन संख्याओं की हमें जरूरत नहीं होती, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहां से हमने कर दिया, ठीक है। तो हमें मान लो हमने यहाँ से 50 से स्टार्ट करना है, तो इसको हमने खींच दिया और यहाँ से 50 से स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब 0 से 50 तक तो हमने इस रेखा को खींच दिया इस तरफ, ओके। तो इसका पहला इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आयत चित्र के दंडों से हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम है। तो 45 वर्ष तो ये है वर्ष, तो 45 से अधिक कितने हो गए, 45 से अधिक तो 5 है, ठीक है, और 50 वर्ष से कम है तो 50 से ये सभी क्या है, 50 से कम है, ठीक है। तो आप लोग जोड़ के लिख देना इनको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 45 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है, 35 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो ये क्या है, आयु है वर्षों में, ठीक है, तो ये है 35 वर्ष से कम कितने होंगे, ये सभी 35 वर्ष से कम होंगे, तो आप इनको जोड़ देना, ओके। अब है लास्ट हमारा वर्त आलेख। तो वर्त आलेख क्या होता है, यानी वर्त के हिसाब से आंकड़ों को प्रदर्शित करना, ठीक है, यानी एक वर्त पर आंकड़ों को अलग अलग प्रदर्शित करना, ठीक है। यानी ये क्या होता है, एक वर्त पर आंकड़ों को अलग अलग, यहाँ पर दे रखा है मनोरंजन 50% है, धार्मिक 10%, समाचार 15%, खेल 25%, मतलब ये क्या हो गया, वर्त आलेख। वर्त पर अलग अलग सूचनाओं को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे वर्तीय रूप में निरूपित आंकड़े हैं, उन्हें ध्यान से देखें, ठीक है। एक दिन में एक बच्चे द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यतीत किया गया समय क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय है, ठीक है, हमें बताना है कि उसने कौन से कार्य में ज्यादा समय लगाया है, कौन से कार्य में कम समय दिया है, ठीक है। टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि किस कार्य में बच्चों का सबसे अधिक समय व्यतीत होता है। तो इस जो वर्त आलेख है इसमें जो ज्यादा बड़ी संख्या, आपको जो बड़ी क्षेत्र घेर रखा है वो क्या होगा, मतलब आलेख को देखते ही हमें पता चलेगा। यहाँ पर सबसे अधिक जो एरिया है वो किसने कवर कर रखा है, सोना, यानी सोने में सबसे अधिक एरिया कवर हुआ है, ज्यादा है ये जो जगह है ये। तो इसका मतलब कि किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत होता है, तो सोने में होता है, ये क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। किस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या सबसे कम है, मतलब यहाँ पर दिया गया है इसमें आलेख में जो कार्यक्रम टीवी पर कोई मनोरंजन कितने देखते हैं, 50%, धार्मिक कितने देखते हैं, 10%, समाचार कितने देखते हैं, 15%, खेल कितने देखते हैं, 25%।
तो इसमें हमें देखकर बताना है कि किस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या सबसे कम है, मतलब टीवी में सबसे जो कम कार्यक्रम देखने वाले लोग हैं वो कितने % है। तो धार्मिक जो है वो क्या है, 10% है, ये सबसे कम है धार्मिक, तो ये सबसे कम होगा। ठीक है, इस प्रकार हमें वर्त आलेख में बताना है। ओके, अब इनके बीच का जो वर्त, ये क्या है, एक वर्त आलेख है, और वर्त आलेख के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब ये 50% है, हमें यहाँ पर कोण निकालना है, तो उस कोण निकालने का तरीका क्या होगा, 50/100% है, इंटू में आएगा 360। 360 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो कोण बनता है केंद्र पर कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 5 × 36, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मतलब ये 50% क्या हो गया, आधा हो गया, 180 डिग्री आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया वर्त आलेख। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, जो प्रायिकता हाँ होती है उसको PE से प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता हाँ, ठीक है, PE से प्रदर्शित करते हैं इसको। और जो प्रायिकता ना होती है, प्रायिकता नहीं होती है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर ये लगा होता है P नहीं, इसका मतलब क्या होता है, P नहीं। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, प्रायिकता यानी PE। तो प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम लिख दो आप चाहे। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे होता है कुल परिणाम, ये होता है प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। जैसे कि एक पासा है, पासे में कुल कितनी संख्याएं होती है, 6 संख्याएं होती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या होती है, एक पासे में 6 संख्याएं होती है। तो हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम मतलब कुल कितनी संख्या हो गई, इस पर 6 संख्या है, तो कुल तो निश्चित है नीचे 6 ही आएगा। अब हमें प्रायिकता बतानी है सम संख्या होने की, तो इस पासे में सम संख्या कितनी होगी, जो 2 से विभाजित होगी वही होती है सम संख्या। तो 2 है सम संख्या, 4 है और 6 है, तो कितनी हो गई, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6। अब ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/2। तो ये होती है प्रायिकता। आया समझ में। इसी प्रकार पासे की है, इसी प्रकार हमें मतलब ताश के पत्तों की दे दी जाएगी कि प्रायिकता निकालनी है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन, उसका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।